Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also take calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. Listeners calling in from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी। Thank you, Subodh. OPEC Plus announces oil output hike starting September. Indian Railways witnessing a massive transformation with 34,000 kilometers of new railway tracks laid in the past 11 years, says Railway Minister Ashwani Vaishnav. And domestic markets to focus on RBI's MPC meet outcome, corporate earnings and global triggers for Qs next week. ओपेक प्लस ने सितंबर से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर की नई रेल लाइनों के साथ भारतीय रेल में व्यापक बदलाव हो रहे हैं और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक, कंपनियों की आमदनी के आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर। The OPEC Plus grouping has reached a deal to increase oil production by 547,000 barrels per day from September, as concerns mount over potential supply disruptions linked to Russia. OPEC Plus includes 10 non-OPEC oil-producing countries, most notably Russia and Kazakhstan. The group, which pumps about half of the world's oil, had been curtailing production for several years to support oil prices. It reversed course this year in a bid to regain market share, spurred in part by calls from US President Donald Trump for OPEC to ramp up production. 8 OPEC Plus members began raising output in April with a modest hike of 138,000 BPD, followed by larger than planned hikes of 411,000 BPD in May, June and July, and 548,000 BPD in August. Oil prices have remained elevated, with Brent crude closing near $70 a barrel on Friday, up from a 2025 low of near $58 in April. जी, एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं दिल्ली से। सतपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। नमस्कार जी। नमस्कार, सतपाल सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आरबीआई की क्या 1-2 महीने में रेपो रेट डाउन होंगी क्या? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो मार्केट कैप में मेरे को अगर 3 म्यूचुअल फंड लगाने हैं तो कौन से कैप में लगाएं? लार्ज कैप में लगाएं या मिड कैप में या स्मॉल कैप में? और तीसरा सवाल यह है कि जो ट्रम्प का जो आजकल चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या रहेगा कि जो अपना टैरिफ के केस में? जी, तो पहला सवाल आपका आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स के लिए। देखिए, इस साल आरबीआई ने लगातार पिछली कुछ अपनी मीटिंग्स में ब्याज दरों में कटौती करी है और इस बार देखिए आरबीआई का रुख क्या रहता है। जनरली आरबीआई प्रो ग्रोथ है, सपोर्टिव है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इकोनॉमी के अदर वेरिएबल्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं,
तो उम्मीद करी जा सकती है शायद वो थोड़ा और ब्याज दर घटाएं, लेकिन कुछ भी इसके बारे में कहना मात्र एक अंदाज लगाने वाली बात होगी। तो आप वेट करिए, एमपीसी का नतीजा आएगा तब पता चलेगा। और मेरे लिहाज से एक आम निवेशक को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। आप अपने लक्ष्य पर, अपने रिस्क एपेटाइट पर, अपनी निवेश की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दें और आरबीआई को अपना काम करने दें। आपका दूसरा सवाल, आपको 3 फंड्स में इन्वेस्ट करना है। मेरी राय ये होगी कि आप कीप इट सिंपल, आप 2 या 3 अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उनमें एसआईपी के ज़रिए से अपनी पूंजी को निवेश करना शुरुआत करें। तीसरा सवाल आपका ट्रम्प पे। जी देखिए, ये बिल्कुल लाजमी है कि अगर कुछ टैरिफ्स में बढ़ोतरी होती है, जैसा कि ट्रम्प ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी स्टेटमेंट्स में बोला है, तो ज़रूर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक आम निवेशक को बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ग्लोबल ट्रिगर्स आते हैं, उतार चढ़ाव के माहौल आते हैं। बावजूद इसके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, उम्मीद है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आम निवेशक के लिए यही सबसे ज़रूरी बात है। And now let's take the next call. Saurabh is calling us from Hyderabad. Saurabh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, Market Mantra. Ji. My request to the expert, the situation is that a retired person already have a portfolio of 50 lakhs in mutual fund, which has been grown by non-stop SIP since last 10 years. But all are regular ones. Now want to invest 50 lakhs of the retirement fund in direct funds through the DMAT in 10 to 12 months, as learned from your program, that not to put lump sum. Now the issue is, finally after a few years, maybe 2 years, I want to convert this regular fund into direct. So how to go about it? Thank you. Sure. So you can simply switch your regular investments. So the way to go about it is, first you evaluate the kind of funds that you hold. Are they investment worthy? Do you want to continue with the same funds and simply switch from the regular plans to the direct plans? Or you would also like to make changes in the portfolio? Maybe some funds are not doing as per your expectations, or simply the fact that now you've hit post-retirement stage, so you might need to rejig your portfolio, rebalance your asset allocation. So first thing is, you evaluate what changes are required at the portfolio level. Accordingly, the funds that no longer you should be holding, just sell them off, and whatever new funds that you are targeting to redirect this money into, you can simply buy the direct plans of those funds. If you want to continue with the same funds, just for cost saving, you want to switch from regular to direct, then mutual funds provide that a transaction type, which is the switch transaction, through which the money can directly move from the regular to the direct plan without being routed through your bank account. But remember, any transaction, even a switch from regular to direct, will involve tax liability. These are all, it will be in the eyes of law, tax laws, it will be considered as a sell and a buy transaction. So the tax implications will arise, and since this is a long-term accumulation portfolio, I presume there would be a healthy dose of capital gains which are embedded in this. But remember, till 2018, I think your gains would be grandfathered, because post that the long-term capital gain tax on equity was introduced. So up till then, your gains will be grandfathered. Only the gains accruing into your portfolio in the subsequent time will be put to tax at the rate of 12.5%. But I think you should not worry too much about the taxes, because otherwise, you are paying about 1% extra in expense ratio every year, and I believe over a 4-5 year period, you would be able to cover for that additional tax cost. Next caller is online with us, but before we take your call, Mr. Jagdish, let's take a break here. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, और हम चलते हैं अगले कॉलर के पास। दिल्ली से जगदीश हमारे साथ हैं।
स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी जगदीश जी, सवाल हाँ पूछिए जी, अपना। पहले सबसे पहले एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मेरा दो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये म्यूचुअल फंड से नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधे और सिंपल क्वेश्चन है। एक तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद मैं करेक्ट हूँ या नहीं, कि पिछले 11 साल में मतलब टैक्स पेयर भी बढ़े हैं और ट्रांसपेरेंसी भी है गवर्नमेंट में, और जीएसटी के थ्रू भी गवर्नमेंट का बहुत पैसा जा रहा है, तो फिर भी महंगाई पे कोई ज्यादा कंट्रोल हुआ नहीं है। नंबर एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा यूँ कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पे है विश्व में, और कुछ ही टाइम बाद ये 3रे नंबर पे आ जाएगी। और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स है जो उसमें भारत काफी पीछे है, इंडिया अपना देश। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि इतनी जल्दी हम मतलब ग्रो कर जाएंगे? तो इस पे जरा एक्सपर्ट। हम क्षमा चाहेंगे, आज हमारा प्रोग्राम म्यूचुअल फंड पे है, और अगर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आम प्रश्नों के लिए आप शनिवार को और सोमवार को फोन कर सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चले। अनुभव जी, the next caller is HR Gautam, who's calling us from Uttar Pradesh. Mr. Gautam, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्ते आपको मैम और आपकी पूरी टीम को। मैं HR गौतम ललितपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं अपना सवाल। जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं 4-5 म्यूचुअल फंड में किस्त करता हूँ, छोटा छोटा सा। पराग पारिक का है और SBI कॉन्ट्रा है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप है जी। तो मैं इसमें लमसम करना चाहता हूँ, तो इस समय क्या उचित है या थोड़ा और इंतजार करना चाहता हूँ? मैं इसमें सिप तो पहले से कर रहा हूँ, 4-5 सिप जो मैंने नाम बताए। इसके अलावा मैं लमसम करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा गाइड कर दें। जी देखिए, मेरे लिहाज से आपको लमसम करने से बचना चाहिए। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है भी तो भी उसको आप चाहे 6 महीने में स्प्रेड करके लगाइए, लेकिन स्प्रेड करके ज़रूर लगाइए, क्योंकि लमसम लगाने में हमेशा यही जोखिम बना रहता है इक्विटी मार्केट्स में कि अगर आप पैसा लगाते हैं मार्केट में और उसके बाद बहुत ही कम समय में मार्केट अगर 10-15-20% गिर जाती है, जो कि रूल आउट नहीं किया जा सकता इक्विटी मार्केट्स में, तो वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का या निवेशक को एंग्जाइटी होने का या एक पैनिक इंड्यूस करने का कारण बन सकता है। तो आप SIP से वाकिफ़ हैं, आपने SIP से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपने लाभ प्राप्त किया होगा, तभी आप और बढ़ के लमसम इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं। मेरे हिसाब से लमसम करने से बचिए। एक अपने इन्हीं फंड्स का चुनाव आपका अच्छा है, मुझे नहीं लगता आपको फंड्स में कोई चेंज करने की ज़रूरत है। इन्हीं फंड्स में आप जो आपके पास लमसम अमाउंट है उसको भी एक नया SIP बना के उसी के जरिए इन्वेस्ट करिए। उसका चाहे छोटा टाइम पीरियड रखिए, 6 महीने में चाहे इन्वेस्ट करिए, लेकिन थोड़ा स्प्रेड ज़रूर करिए। जी, गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ है। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये दोनों में क्या फर्क है? क्या ये वैलिडेशन बहुत जरूरी हो गया है? ये मेरा सवाल है सर। KYC वैलिडेशन एंड KYC वेरिफिकेशन, ये आजकल कभी कभी वो रोक देते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, इसके लेके क्या करना जरूरी है वैलिडेशन? जी, KYC के रूल्स पिछले कुछ सालों में अपग्रेड हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का रेगुलेटर्स ने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो KYC वैलिडेटेड एक स्टेटस जो है, अब वो आपको एम करना है कि आपका KYC स्टेटस KYC वैलिडेटेड हो, ना कि KYC रजिस्टर्ड। दोनों में अंतर यह है कि अगर आपका KYC वैलिडेटेड एक बार स्टेटस हो जाता है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का नया फोलियो खोलते हैं, नई AMC के साथ इन्वेस्ट करते हैं, आपको दोबारा KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका स्टेटस KYC रजिस्टर्ड रहता है तो आप जिन AMCs के साथ एग्जिस्टिंग निवेश कर रहे हैं उनके साथ तो आप कंटिन्यू कर पाइएगा, लेकिन अगर आप किसी नई ऐसी AMC के साथ आप निवेश करना चाहते हैं जिसमें आपने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपको KYC प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो KYC वैलिडेटेड में आप आधार और कुछ आपकी डिटेल्स के थ्रू और ये ऑनलाइन के माध्यम से डिजिलॉकर की फैसिलिटी से KYC वैलिडेटेड हो सकता है। तो आप ज़रूर एक बार अपना KYC स्टेटस वैलिडेटेड में कन्वर्ट करिए, आपको आगे के लिए सहूलियत रहेगी। आशुतोष, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की बात की, तो जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो जो निवेशक है वो किसी भी एक म्यूचुअल फंड को उठाकर उसमें वैलिडेट कर दे तो वो अक्रॉस द बोर्ड वैलिडेट हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप
किसी भी निवेश के साथ या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किसी के भी माध्यम से आपको एक बार केवाईसी का ये प्रतिक्रिया पूरी करनी है, जिसमें आपका स्टेटस केवाईसी वैलिडेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रतिक्रिया पूरी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आइए अगली खबर पे नजर डालते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने रीवा से पुणे और जबलपुर से रायपुर के लिए 2 अन्य रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई, जो भारतीय रेलवे में हो रहे व्यापक बदलाव का प्रमाण है। भावनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने कहा कि देश में 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास परियोजना है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने गुजरात के लिए भी कई घोषणाएं की। बाद में रेल मंत्री ने नवागांव स्थित एपीपीएल कंटेनर यार्ड का दौरा किया और विकसित भारत चर्चा में हिस्सा लिया। जी, and let's take the next call coming in from Delhi. Sushma is calling us from Delhi. Sushma, welcome to Market Mantra. Please ask your question. सुषमा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछें और अपने रेडियो का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर लें। तो बताना, स्पीकर लगा लेना। लगता है सुषमा से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। अगले कॉलर है दिल्ली से जीवन। जीवन, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार सर, मैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 3-4 फंड हैं। एक कोटक मल्टी कैप है और HDFC 500 है निफ्टी, और एक मेरे पास एक्सेस का टैक्स सेवर है, एक मारियो का हमारा जो है टैक्स सेवर फंड है। एक्चुअली पीछे कुछ न्यूज आई थी जो एक्सेस के बारे में, तो मैंने दूसरे में स्विच किया था। और मेरे पास है कैनरा रोबोको ब्लू चिप फंड। तो मैं कुछ अपना फंड इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इन्हीं में से किसी में करें। और HDFC जो 500 फंड है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो किसी में स्विच करने की जरूरत है इसमें या बने रहूं अभी? देखिए, आपके पास फंड्स मिराई के फंड्स में बीच में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इस साल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। कोटक मल्टी कैप एक आपके पास अच्छा फंड है। HDFC 500 देखिए एक इंडेक्स फंड है, तो उसमें आप जब इंडेक्स फंड में निवेश करने का चुनाव करते हैं तो इसका उतार चढ़ाव या रिटर्न आपको इंडेक्स के मिलेंगे। इसमें कोई फंड मैनेजर की अलग से काबिलियत इस फंड के रिटर्न्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करती है। लेकिन एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड ओवरऑल मार्केट वाइड फंड है, तो मेरे ख्याल आप ये 2-3 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके पास अच्छी AMCs के अनुभवी फंड मैनेजर्स के कुछ फंड्स हैं। बीच में एक्सेस का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, मिराई का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, बट मेरी राय में मिराई पर्टिकुलरली ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, तो आप इनमें बने रह सकते हैं और अपनी आगे के निवेश भी इनमें जारी रख सकते हैं। जी अगले कॉलर है गुड़गांव से राकेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में नए ग्राहक को जानने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, और म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसके जरिए ही हम पैसा लगा पाएंगे। और मेन एक सवाल और भी मेरे मन में है कि देखा यह जाता है मार्केट में, कहीं सोसाइटी में या आसपास अपने घर के आसपास लोग एक कमेटी या लॉटरी डालते हैं, महीने में पैसा देते हैं, बोली से वो उठाते हैं। तो उसमें भी इसमें क्या बेनिफिट मिलता है इन लोगों को, हमें तो आज तक समझ नहीं आया। देखिए, जहाँ तक आपने नए निवेशक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए, तो मेरा ख्याल मैं 2-3 चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो अगर आप किसी अपनी बैंक के ज़रिए निवेश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, तो थोड़ा जांच परख कर करिए कि आपको फंड दिया जा रहा है। कई बार आपको फंड के बुलावे में कोई और प्रोडक्ट दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे सतर्क रहना होगा। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, खुद फंड का चुनाव करके करते हैं, तो शायद आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आप शुरुआत करने के लिए, टू कीप इट सिंपल, आप एक बिना किसी भुलावे में आए आप अपना निवेश स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्टार्ट कर पाएँ। मेरे हिसाब से आप 1 या 2 अच्छे इंडेक्स फंड का चुनाव करें जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता हो,
या सेंसेक्स को फॉलो करता हो, ऐसे किसी 2 फंड का आप चुनाव करें। इनमें अपने SIP के माध्यम से निवेश करना शुरू करें। अगर आपको थोड़ी चिंता है, एंग्जाइटी है, थोड़ा आपके मन में काफ़ी सवाल हैं, तो शुरुआत में आप एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। पहले 6 महीने तक आप एक कम अमाउंट के साथ शुरुआत करें। उसके बाद चाहे आप बीच में थोड़ा पैसा निकाल के भी देखें, आप फुल साइकिल एक आप इसका कर पाएंगे कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आपको किस तरह से स्टेटमेंट्स आती हैं, अपडेट कैसे मिलता है, सेल करने पे बैंक अकाउंट में 2 या 3 दिन में पैसा आता है। आप जब फुल कॉन्फिडेंस आपका बनेगा ये पूरी प्रक्रिया करके, तब आप शायद और बड़े अमाउंट निवेश करने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। तो छोटे अमाउंट के साथ इंडेक्स फंड में शुरुआत करिए, 6 महीने करिए और उसके बाद आगे के निवेश के बारे में सोचिए। जी, और अब वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। आज ही अपना NPS अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या eNPS पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। Welcome back to the program Market Mantra. We are with mutual funds expert Ashutosh today, and the next caller is from Delhi, Rajendra. He's calling us from Delhi. Rajendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्ते जी नमस्ते। 3 साल पहले HDFC हाइब्रिड फंड में मैंने रेगुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया था किसी एजेंट के थ्रू लमसम। तो क्या मैं इसको अब और इन्वेस्ट इसमें करना चाहूँ तो डायरेक्ट में चेंज कर सकता हूँ? इसको मैं खुद करना सकता हूँ ऑनलाइन अब? जी, आप बिल्कुल, पहली बात तो मुबारकबाद आपको। HDFC इक्विटी हाइब्रिड अच्छा फंड है, आपको उससे ज़रूर काफ़ी लाभ हुआ होगा। पिछले 2-3 साल में अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी, तो अच्छा निवेश आपने चुनाव किया। आप बिल्कुल रेगुलर से डायरेक्ट में मूव कर सकते हैं। आप इंक्रीमेंटल जो यहाँ से आगे की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो तो बिल्कुल आप डायरेक्ट में करिए, और इस पैसे को भी आप स्विच एक ट्रांजैक्शन फॉर्म के माध्यम से अपना सारा पैसा जो एग्जिस्टिंग आपका इन्वेस्टेड है उसको एक सिंगल शॉट में रेगुलर से डायरेक्ट में मूव कर सकते हैं। तो इससे आपको साल में खर्चा बचेगा और खर्चा बढ़ने से आपके रिटर्न बढ़ेंगे। जी, दिल्ली से सुषमा हमारे साथ हैं। सुषमा, सवाल पूछे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि मेरे को 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं सर, और SIP करनी है, तो वो कौन से मुझे फंड्स में लगाने चाहिए? कौन से 3 फंड ऐसे हैं जिसमें मुझे ये पैसा लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप शुरुआती निवेशक हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक पूंजी जमा करने के लिए, वेल्थ एप्रिसिएशन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी राय में एक इंडेक्स फंड लीजिए। कोई भी अच्छा निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और सारे ही निफ्टी 50 के फंड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो सारे ही काफ़ी ठीक ठाक फंड हैं। कम खर्चे के फंड्स हैं जो आपको इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर देते हैं। तो मेरी राय में आप एक निफ्टी 50 फंड का चुनाव करें और एक कोई पुराना अनुभवी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव करें। इन 2 फंड से आप अपना निवेश शुरुआत करें। 10-10 हज़ार रुपये का आप दोनों में SIP स्प्लिट करके आप शुरुआत कर सकते हैं। We're getting lots of calls from Delhi. The next listener is also from Delhi, Satish. Welcome to the program. Ask your question. My question is, good evening. My question is that one principal mutual fund has come in 2008 or 10, I think, 2005. No, nothing has been heard about it, and my around 25,000 rupees has gone. Another question is UTI, Master Gain, Master Share, and Master Plus. I have 1,000 each. I do not. Is there any single place in Delhi to find out what has happened to this unit of Master Plus and Master Shares and Master Gain? Thank you. Sure. So your first question regarding Principal Mutual Fund, well, sometime back Principal Mutual Fund was acquired by Sundaram Mutual Fund, and all of their schemes were rebranded as the Sundaram funds. The funds which were of the similar kind, like the Principal Large Cap Fund, for instance, got merged in the Sundaram Large Cap Fund. You would find all these details. Maybe you can approach Sundaram Mutual Fund Investor Services cell with your folio numbers that you would have from Principal or your investment details, and they will be able to provide you, generate your statement
of which Sundaram fund is your investment today lying in, and what is the value, what is the folio, all those details. Regarding UTI Master Gain, well, UTI Master Gain, this was a scheme launched in 1992, became UTI Equity Fund in 2005, and then was further renamed into UTI FlexiCap Fund in 2021. So right now this fund is live and managing investors' money under the name of UTI FlexiCap Fund. Likewise, UTI Master Share Fund got converted into UTI Large Cap Fund. So for these kind of queries, if you've kind of lost track of where your investments are, what happened to these funds, you can simply reach out to the investor services division of these AMCs, and you would get to know. So rest assured that you have not lost any money. Don't get disappointed. In this in this regard, mutual funds are very robust and transparent investment vehicle. All your investments would be intact, and you would be able to recover them and redeem them if you want to. जी, अगले कॉलर हैं गुड़गांव से भरत. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. गुड इवनिंग, भरत नरूला फ्रॉम गुड़गांव. I'm a senior citizen, and I do not have a question, but I have a suggestion that if you could also keep one day for insurance policies where we have a mix of funds in the policy itself, which where we switch the funds and then we have equity linked funds and debt based funds. So, can you not have a session one day kept for only insurance policies, insurance sector? जी, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, हम जरूर इस पर विचार करेंगे. And now let's move on to the next story. After 5 weeks of continuous decline, domestic markets will keep an eye on the outcome of RBI's monetary policy meeting, corporate earnings, and a mix of domestic and global triggers. Last week, domestic benchmark indices recorded the longest weekly losing streak in 2 years. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 863 points during the week to end at 80,600, and the Nifty fell 272 points to close at 24,565. The RBI's monetary policy meeting is scheduled for next week. Leading firms such as Bharti Airtel, DLF, Bajaj Auto, Hero Motor Corp, Tata Motors, SBI and LIC will announce their quarterly earnings results next week as well. Apart from this, market participants will also closely watch for any development on trade negotiations front with the US. जी, और देखते हैं एफपीआई का क्या रुख रहा. पिछले महीने यानी जुलाई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 17,741 करोड़ रुपए निकाले. उससे पहले के 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखा था. जून में उन्होंने भारतीय शेयरों में 14,590 करोड़ रुपए का निवेश किया था और मई में 19,860 करोड़ रुपए डाले थे. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद आपका. And before we close, a reminder of the headlines. OPEC Plus announces oil output hike starting September. Indian Railways witnessing a massive transformation with 34,000 kilometers of new railway tracks laid in the past 11 years, says Railway Minister Ashwini Vaishnav. And domestic markets to focus on RBI's MPC meet outcome, corporate earnings and global triggers for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Do join us tomorrow at the same time. Till then, namaskar. Market Mantra.